नमस्ते। आज फिर से हम लोग मलखाम कट्टा के तीसरे सेशन में सभी का स्वागत है श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे। और ये यूट्यूब चैनल हम लोग ने मलखाम के विकास और आने वाले अगले पीढ़ी को मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग ने चालू किया है। तो इस पर हम लोग आज जिस विषय को लेके आए हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह से एक गाड़ी को आगे जाने के लिए पेट्रोल और ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह मलखाम खेल का विकास और आगे जाने के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है वो है मलखाम के जजेस, मतलब मलखाम के पंच। ऐसे हम लोग अनुभवी पंच को, जजेस को मैंने आमंत्रित किया है। मलखाम के 3 जजेस आज हमारे इस मलखाम कट्टा के प्लेटफॉर्म पे आज मलखाम विषय और जजेस का विषय लेके हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे। तो इनके बारे में पहचान कराने के लिए या इन लोग के बारे में इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं मेरे दोस्त और मेरे बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर के गणेश को मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि इन तीनों का इंट्रोडक्शन करने के लिए। गणेश के बारे में बताने जाऊंगा तो गणेश बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त है, मेरे साथ खेला हुआ है। 1990 में उसने मलखाम की शुरुआत की। अच्छे से वो स्टेट नेशनल लेवल पे अच्छा मेडलिस्ट मलखाम खिलाड़ी हो चुका है। अभी उसके खिलाड़ी मलखाम फील्ड में अच्छे से मलखाम में नेशनल लेवल में मेडल्स ले रहे हैं। गणेश 2008 में नेशनल की जजिंग एग्जाम पास हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जैसे मलखाम आ गया है उसमें उसने 2018-19 में इंटरनेशनल जजिंग की एग्जाम भी पास कर ली। उसी साथ वो क्षत्रिय एकेडमी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट एंड स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर के पौंडीचेरी में जो है उसमें वो फाउंडर और सीईओ के जगह पे काम कर रहा है और मलखाम का बहुत ही अच्छे तरह से विकास और प्रचार वो पौंडीचेरी में कर रहा है। मैं गणेश को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज के तीनों भी अतिथि का पहचान करें। गणेश। Vanakkam, Namaste. I am Dr. K. Ganesh, Kshatriya Academy, Pondicherry. This is a very good opportunity for me introducing our chief guest in our Malcolm Katta session. Mein. I would like to thank Mr. Ganesh Devkar and Sri Pailishwar Vyamshala को धन्यवाद देने जाता हूँ है उन्होंने यह अवसर दिया के and धन्यवाद Sabji to introduce our senior and MFA के समझते इसका name Mr. Kishori Sharan Srivatsava from MP. He was a very good person and he was a national judge for more than 4 decades. And he is from Ujjain. He was a national player from 1971. I thought at that time only Malcolm competition was started. And he was a national Malcolm champion and MP state rewarded him with the state top sports award, Vikram Award. And he was one of the founder member of Malcolm Federation of India. मैं आपको दिल से मैं स्वागत करता हूँ मलकम कट्टा सेशन में मिस्टर किशोरी शरण श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम यू सर और मलकम कट्टा सेशन में। किशोरी शरण श्रीवास्तव, आपका हमारे मलखाम कट्टा पे बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी डॉक्टर के गणेशन ने दी है। किशोरी चरण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी का स्वागत, सभी का अभिवादन। राहुल जोशी साहब में और मेहमान के इज ए लेजेंड मलकम फील्ड का, इज फ्रॉम गुजरात। शाम से अधिक अनुभव में फील्ड ऑफ मलकम का ये मलकम खेल के 33 साल में ऐसे जजिंग एक्सपीरियंस का very good opportunity to introduce him our Malcolm Katta session. And one more thing,
his entire family associated with Malcolm. His wife, Mrs. Sangeeta Raghulchokshi ma'am, and his son Amit, all are in Malcolm Judges. He's my very good friend, Mr. Amit. And he was also National Technical Committee member for over a decade and also National Technical Committee president in the field of Malcolm. And he was a judge in judo and kabaddi. And it's a very good opportunity to invite him for our Malcolm Kata session. मैं आपको दिल से मैं स्वागत करता हूँ Malcolm Kata सेशन में. वेलकम यू सर. चौकसी सर, आपका मलखाम कट्टा में बहुत बहुत स्वागत है. राहुल चौकसी सर गुजरात से जुड़े हुए हैं और अभी डॉक्टर के गणेशन ने उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दिया कि मलखाम के साथ कबड्डी और जुडो ये खेल से भी जुड़े हुए हैं. राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है. मलखम कट्टा में आप सभी का और हमारा इंट्रोडक्शन देने की वजह से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मुझे इनवाइट करने के लिए भी आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ. मिस्टर विनायक नारायण राजमाचकर sir is a lawyer, but he was in the gymnast and Malcolm field. He was a participated Malcolm and gymnastics in more than 30 years before, and he represented Maharashtra in three school games, school nationals in 1978 to 1982, and represented for Maharashtra in 3 juniors and 1 senior nationals for gymnastics. And he participated 2-3 Malcolm competition, state championship. And one more thing, he was started judging in 1992 in Malcolm. That time I was a player. I really happy, and after I was sitting along with the sir and judging our students. So more than 30 decades he has entering in the Malcolm field, and he was a lot of office barrier things he did, and the treasurer of Pune District Malcolm Association, Pune District Gymnastic Association, and he was one of the technical committee member when was Malcolm rules and regulations book was published, and he appointed as a convener of Maharashtra Amateur Malcolm Association in 1992, and 1995 and 1999 he joined secretary of Malcolm Federation of India, and he was a treasurer in 1998 to 2006 and Malcolm Federation of India. He was passed judging state level judging in 1984 gymnastics, and 2019 he was passed the international Malcolm judging examination, and one more happy announcement, he was the first international judge in our India. Thank you both, Ganesh, for inviting me to Malkham Katta. I am very glad to be here, a part of this event. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Dr. K. Ganeshan. Thank you very much for a lovely introduction for all very senior and experienced judges in Malkham field. मैं सभी आए हुए मान्यवरों का बहुत ही मन से स्वागत करता हूं. मलखाम कट्टा में आप अपना अमूल्य टाइम निकाल के आए हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. और हम लोग सच्ची में आज जिस तरह से मलखाम कट्टा में चर्चा करने वाले हैं, किसी भी चीज़ पे हम लोग बहस नहीं करेंगे, ना डिबेट होगी. हम लोग हमारा आपका अनुभव हम लोग को आपके इस मलखाम कट्टे के माध्यम से ज़्यादा मलखाम परिवार को तरफ हम लोग को लेके जाना है कि उसमें हम लोग अच्छे से चीज़ सीखे, क्योंकि अनुभव ही हम लोग को आगे लेके जाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है.
तो हम लोग आज के सेशन के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन किशोरी चरण श्रीवास्तव सर को है। किशोरी सर, आपके पास 40 साल से भी ऊपर एक्सपीरियंस है, मलखाम फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, उसके साथ 30-35 साल का आप नेशनल जज करके आपने काम किया है। आपने इतने साल की जजिंग में आपको अलग अलग लेवल में आपने मलखाम देखा हुआ है, तो तभी का मलखाम और अभी के मलखाम में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है कि तभी किस तरह से मलखाम चलता था और किस तरह से कुछ बदलाव लग रहा है आपको, किशोरी सर? सर, चाहूंगा कि जब पहली नेशनल हुई थी, पहली नेशनल में भी मैंने जजिंग की थी, सेकंड नेशनल में भी की थी, वो कंटिन्यू 8 साल तक मैं बराबर जजिंग करता रहा। सर्वप्रथम इनविटेशनल हुआ था उज्जैन के अंदर ही, महाराजवाड़ा ग्राउंड पर। उसके अंदर ओपन कंपटीशन हुई थी, एक ही ग्रुप, 2 ग्रुप के अंदर कुल मिला के बॉयज ग्रुप थे, जूनियर और सीनियर। इसके बाद में जो सेकंड नेशनल हुआ था वो भी उज्जैन में हुआ था। उसके अंदर मेन ए और मेन बी इस ग्रुप के नाम से 2 टीमें उतारी थी। मेन ए कह लें तो सीनियर और जूनियर, इसी हिसाब से उतरी थी। गर्ल्स के मामले में जजिंग की जरूरत नहीं थी, गर्ल्स की टीम उतरी भी नहीं थी। 4 साल 5 साल तक ये इसी तरह से चलता रहा और उसके बाद में धीरे धीरे फिर सब जूनियर की टीम चालू हुई। सब जूनियर के बाद मिनी भी चालू हुई। मिनी की फर्स्ट नेशनल दादर के अंदर हुई थी, समर्थ व्यायाम मंदिर में, उसमें भी मैंने जजिंग किया था। तो पहले का जो था उसमें कुल 4 बच्चे आते थे, 4 लड़के सीनियर के, 4 लड़के जूनियर के, कुल मिला के इतना ही जजिंग करना रहता था। जजिंग बहुत हार्ड नहीं थी, एक सीधा सीधा देख लिया जाता था। 10 अंक के अंदर से आपको अंक देना है, डिफिकल्टी वगैरह का कोई बाइफिकेशन था नहीं। यदि उसने अच्छा किया है तो अच्छा देख लिया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे कोड ऑफ पॉइंट आया। कोड ऑफ पॉइंट आने के बाद में पहले एक किताब बनी, इसके अंदर 3.4 की डिफिकल्टी वाला जो जजिंग हुआ था वो 3.4 करके उसके अंदर से, और एग्जीक्यूशन और डिफिकल्टी वाला ये मिला के करा था। फिर धीरे धीरे होने के बाद में नई नई तकनीक आती चली गई, नया नया खेल बढ़ता चला गया और तरह तरह के फिर गर्ल्स की भी चालू हुई, रोप मलखम भी चालू हो गया है। अब आपके इसके बाद में फिर ग्रुप भी हो गए हैं, हैंगिंग भी आ गया है, रोप मलखम भी आ गया है। इस तरह से धीरे धीरे पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। लेकिन जजिंग में जरूर तकनीकी रूप से काफी अच्छा हुआ है। पहले के लोगों के हिसाब से और आज के लोगों के हिसाब से स्किल में भी काफी चेंजेस हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे भी इसी तरह से एग्जाम्स होती रहेंगी और कोड ऑफ पॉइंट के बारे में सारी जानकारी सबको मिलती रहेंगी, वो बच्चे भी तैयार रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसमें जजिंग काफी अच्छी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आपका अनुभव, मैंने जितने भी आज के अतिथि जिनको बुलाया उनका अनुभव के माध्यम से आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, यही मुझे ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक्चुअली नजरिया था, वही मेरा इंटेंशन था। मेरा अगला सवाल राहुल चौकसी सर को है। राहुल चौकसी सर, मैंने जितने मेरे सीनियर लोगों से बात की है, मेरे कोचेस से, मेरे कोच महेश अटाले वो आपके अच्छे दोस्त है जिन्होंने मुझे अच्छा मलखाम तो सिखाया, लेकिन मलखाम के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी है कि कहाँ पे मलखाम चलता है, कौन अच्छे से मलखाम को सिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपने भी उनके बारे में बहुत सारे चीज मालूम होगी। तो महेश सर से मैंने सुना था कि उनके वक्त जो कंपटीशन होती थी वो बहुत ही मजेदार कंपटीशन होती थी, बहुत मजा होता था, तभी बहुत धमाल होती थी, मस्ती होती थी, एंजॉयमेंट होता था, कुछ स्ट्रेस नहीं होता था। लेकिन अभी के बच्चे लोग उस तरह से मजा और जो एंजॉयमेंट बोल रहा हूँ ना, उस तरह से आज के बच्चे लोग कर रहे हैं क्या राहुल सर? शायद आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, पहले जो मलखम चलता रहा उसमें एक फैमिली मेंबर जैसा रहता था और उसमें एंजॉयमेंट भी इतना रहता था और जजिंग के अंदर भी सब लोग समझते थे कि भाई चलो एक अच्छा माहौल बन रहा है और लोग एक दूसरे को समझते थे। अभी का जो माहौल है उस माहौल में थोड़ा चेंजेस और हुआ है। ये हुआ है कि क्या है कि थोड़ा बदलाव ऐसा हो गया है कि लोगों को
ओनली नंबर के हिसाब से जजिंग करने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो भी लड़का आज जो परफॉर्म करता है वो उसी हिसाब से उसी को मार्किंग देना चाहिए। और लोग क्या है, एक प्रेजुडाइज करके बैठते हैं, वो गलत होता है। तो मुझे लगता है कि आज के समय के अंदर जो चेंजेस लाना जरूरी है कि लोगों को जो भी परफॉर्मेंस होता है उसी हिसाब से उसको मार्किंग दिया जाए और उसी हिसाब से जजिंग का एक माहौल अच्छा बनना चाहिए। तो आपको क्या है, मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होगा जजिंग के लिए। ये हमारे जो भी जजेस है उनको भी मेरी ये राय है। ओके सर। सही बात है सर। आपकी राय सर आंखों पे आपकी सब सीनियर्स लोगों के राय से ही मलखाम आज जिस तरह से हमारे तरफ पहुंचा है और आगे जाएगा। विनायक राजमाजीकर सर, आपको मेरा अगला सवाल है कि आपके वक्त जो कंपटीशन होती थी तभी मोस्टली पता होता था कि फर्स्ट पर्सन कौन लगने वाला है, पहला लड़का कौन है जो टॉप में खेल रहा है, वो थोड़ा सा पता होता था। दूसरे तीसरे चौथे में थोड़ी सी चुरस होती थी, थोड़ी कंपटीशन होती थी, लेकिन इतना होके भी ना तभी उस वक्त बहुत हेल्दी कंपटीशन होती थी। अभी के जमाने में हेल्दी कंपटीशन अभी बची है कि खत्म हो गई है? आपकी राय जानना चाहूंगा सर। शायद क्वेश्चन बहुत आसान है सर। आप जो बता रहे हैं कि जब मैंने जजिंग में शुरुआत की 1990 के आसपास, तो ये बिल्कुल सही था कि बाकी के स्टेट इतने उभर के नहीं आए थे। किशोरी सर भी मुझसे सहमत होंगे कि शायद तब सिर्फ मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, ये दोनों स्टेट सिर्फ महाराष्ट्र को कंपटीशन के देने के बराबर के थे। उसीलिए महाराष्ट्र से जो खिलाड़ी आएगा वो पहला दूसरा नंबर पे आएगा, ऐसे 1990 की कंडीशन थी। लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं थी कि ये पहला आएगा, यही पहला आएगा। उसमें भी ऊपर नीचे एक दो नंबर हो जाते थे। लेकिन आजकल की जो कंपटीशन है वो प्योरली प्रोफेशनल है। लोग कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या रहे, उससे ज्यादा मतलब लोगों को यह है कि मुझे नंबर कितना मिला है, मुझे मेडल मिला है, मुझे प्राइज मिला है या नहीं, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है। और उसीलिए बीइंग अ प्रोफेशनल, अभी ये मलखाम थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, व्यावसायिक दृष्टिकोण उसमें आ गया, पैसा आ गया, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म आएगा, भावनाएं कम होगी। 1990 में मैं किशोरी सर से मिलता था, राहुल सर से मिलता था, तो खुशी होती थी कि चलो इस बार झांसी में जाएंगे तो सबको मिलूंगा। लेकिन आजकल वो थोड़ा ड्यू टू प्रोफेशनलिज्म कम, जो भावना एक दूसरे की तरफ होती है वो थोड़ा कम होती हुई नजर आ रही है। थैंक यू विनायक सर, बहुत ही आसान शब्द में आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मेरा अगला सवाल किशोरी सर को है। किशोरी सर, आपके समय में जब आपने तो फर्स्ट नेशनल से जजिंग की है, तो अभी मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आंसर देना ही देना है और आपसे आंसर आएगा ही। तो आपके वक्त जब जजिंग होती थी तभी ऐसे होता था क्या कि चलो अच्छा लड़का है, थोड़ी गलती हो गई तो चलो ज्यादा मार्क्स काटो मत, दे दो मार्क्स, बच्चा अच्छा कर रहा है, या उसमें ज्यादा इतना जो डिडक्शन का जो पार्ट होता था वो थोड़ा सा सौम्य होता था, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती थी। तो अभी तो देखा जाएगा तो पूरा खिंचाताव होता था, 0.5 के लिए भी बहुत डिस्कशन होता है, बहुत रूल्स में भी चेंज हो गए। तो तभी मुझे ऐसे पूछना है, तभी ऐसे होता था क्या सर कि थोड़ा सा मार्क्स थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्टली कट नहीं होते थे? बराबर है, कहना बिल्कुल सत्य है, यही होता था। पहले ही मन में रहता था कि महाराष्ट्र का लड़का है, मतलब वो बहुत अच्छा करेगा ही करेगा, ये तो महसूस होता था और दिखता भी था और वो काम भी था, बराबर था। थोड़ी बहुत टसल कहीं ना कहीं होती थी, मध्य प्रदेश यूपी ये दोनों थोड़ी बहुत फाइट देते थे, लेकिन वो थर्ड फोर्थ के लिए, फर्स्ट सेकंड के लिए तो कम से कम स्थिति ये थी कि महाराष्ट्र वाला ही आ जाएगा, उसमें पहला दूसरा कोई भी आ सकता है। पहला उन्होंने जो सोचा हुआ, कभी पूना का आ जाएगा, कभी बंबई का आ जाएगा, ये हो सकता है। बस इसके बाद में ये भी ध्यान रहता था कि सामने वाला क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत उसने मिस्टेक कर भी दिया तो ठीक है, इग्नोर किया जाता था, उसको पूरा बराबर के काटने के लिए ही बैठे हैं। आज की स्थिति तो यह है कि वो केवल नंबर काटने के लिए ही बैठे हैं, उसने क्या करा है उसकी तरफ कम देखते हैं, ये देखते हैं उसने फॉल्ट क्या किया और उसमें से उसको कितना काटा जा सकता है। और अधिकतर ये अभी जो देखने में आ रहा है वो बराबर है आपका कहना, उसमें कोई परेशानी वाली बात है, थोड़ा थोड़ा लगता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और
मैं भी ये चाहता हूं कि आजकल की तारीख जैसे जिम्नास्टिक के अंदर डिफिकल्टी के जजेस अलग होते हैं और डिडक्शन के जजेस अलग होते हैं, इस तरह से यदि अपने मलखम में भी ये शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि डिफिकल्टी देने वाले 4 जज बैठेंगे, हालांकि अपने जजेस की थोड़ी कमी जरूर रहती है हमेशा, तो यदि वो इस तरह ये विषय पे मैं आने वाला हूँ क्वेश्चन में। अभी तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं। ये डिस्कशन में मैं क्वेश्चन पूछने ही वाला हूँ, नो डाउट, क्योंकि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल सर, मुझे आपको अगला क्वेश्चन ये पूछना कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी सब लोग जब भी जजिंग करते थे, आप तीनों भी जब भी जजिंग करते थे, तभी मैंने ऐसे सुना कि यूनिफॉर्म नहीं होता था, या फिर तभी ज्यादा कुछ रूल्स भी इतना हो रहे थे, बन रहे थे, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होता तभी लोग जानते थे कि ये जज है, ये सुपीरियर जज है, ये मलखाम के सीनियर पंच है। तो उस वक्त ना बहुत आदर सम्मान जजेस को मिलता था। अभी यूनिफॉर्म आ गया है, अभी बहुत रूल्स रेगुलेशन आ गए, जजेस को भी अच्छे से सब कुछ पता है, लेकिन अभी के स्टूडेंट्स या अभी के जजेस को तभी के कंपेयर में इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ये मेरा मानना है। आपकी इसके बारे में मुझे राय चाहिए, और ये क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। राहुल सर खुद टेक्निकल कमेटी के प्रेसिडेंट, 10 साल आपने काम किया है, तो आपके पास ये अनुभव ज्यादा है ऐसे मुझे लग रहा है। आपकी बात सही है गणेश, कि पहले जो भी जजिंग कर रहे थे उसमें क्या है, जो भी बच्चे हमारे जो आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, अंडर 12, अंडर 14 या कोई भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो वो जब जज के हिसाब से जब बैठते हैं लोग, तो उसको भगवान समझते हैं। और भगवान की एक एक न्याय प्रक्रिया होती है, और न्याय प्रक्रिया के हिसाब से ही जो जजिंग का पैटर्न चलता था, तो उसमें वो बच्चों को न्याय अच्छी तरह से मिलता था। इसके हिसाब से लोग उस टाइम पे लोगों को अच्छी तरह से जानते थे कि भाई हमको यहाँ ये लोग जजिस के लिए बैठते हैं तो हमें अन्याय नहीं होगा। आज की पैटर्न के अंदर क्या है, उस टाइम पे ड्रेस कोड नहीं था, रूल्स भी बहुत कम थे, लेकिन क्या एक डिसिप्लिन था, एक मैनर्स था, एक रिस्पेक्ट था। लेकिन आज के समय के अंदर क्या हो गया है कि डिसिप्लिन तो हमने बाद में, हम लोगों ने उसका रूल्स एंड रेगुलेशन भी अच्छी तरह से हमारे फेडरेशन के सभी पदाधिकारी के मिल के, और मैं जब टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन था उस टाइम पे हमने बहुत सारे रूल्स बनाए, राजमाटीकर, देशपांडे सर वगैरह सब लोगों ने मिल के एक अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ पॉइंट भी बनाया। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके बाद अभी धीरे धीरे ऐसा माहौल हो गया है कि लोगों की विचारधारा धीरे धीरे नंबर की जगह पे बदल गई है। तो लोग अभी क्या है, जब भी जजिंग के लिए बैठते हैं तो वो इतना ही सोचता है कि ये मेरा बच्चा नंबर आना चाहिए उसका। ये जो विचारधारा है वो साइड पे रख के हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से न्याय मिले, यही प्रक्रिया अच्छी तरह से होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो जब चेयरमैन था, टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन, तो उसी टाइम पे तो मैं सभी जजेस को ये क्लियर कट बोल देता कि ये सभी बच्चे जो आते हैं आपके सामने बैठते हैं वो भगवान मानते हैं, और इसी हिसाब से आपको उनको जजिंग करना है। अगर किसी भी अभी कोई गलत करेंगे तो मैं उसी पैनल से भी उठा दूंगा, इतना भी मैं इतना रिस्पेक्ट वो बोल देता था सबको जजेस को। और मैं तो शपथ भी लेता था, कभी लेने को बोल देता था। तो मैंने स्कूल गेम्स में तो शपथ भी लिया था, बच्चों जजिस को दिया था कि भाई आपको शपथ लेना है और अच्छी तरह से जजिंग करना है, और न्याय बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी का दबाव में कुछ भी काम नहीं करना है। लेकिन आज के माहौल में क्या हो रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग अलग हो चुकी है, थोड़ा कुछ समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके हिसाब से कई बच्चों को अन्याय होता है, लेकिन बेचारे बच्चे क्या करेंगे। तो कोचिज को भी कई बार उनका सफर होना पड़ता है उन बच्चों को भी। सही बात है सर, आपका अनुभव तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपकी डिसिप्लिन मैंने खुद देखी है, मैंने आपके साथ जजिंग किया है। अभी अभी मैं भी नेशनल जज हो चुका हूँ, 1-2 साल हो गए, और 2 नेशनल जजिंग कंपटीशन में मुझे जजिंग का अनुभव भी मिला है। उसमें आप खुद थे ही, राजमाचीकर सर भी थे। राजमाचीकर सर, आपने मुझे बहुत अच्छा अनुभव, जजिंग का अनुभव, और आप जैसे अनुभवी लोगों के साथ जजिंग करना या उधर काम करने में जो एक्चुअली एक्सपीरियंस मिलता है, मैंने खुद उसका अनुभव लिया है। राजमा जी का सर, मुझे आपको अगला सवाल पूछना ऐसा है कि अभी अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल, और हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी के इसमें लोग
प्रेक्षक लोग है या कोचेस है या खिलाड़ी है वो कंपटीशन कम देखते हैं और शूटिंग करते रहते हैं। एक बार शूटिंग चालू हो गया तो अगर बाजू में भी अगर कोई अच्छा सेट कर रहा है या कंपटीशन हो रहा है तो उसको देखने को नहीं मिलता है। तो तभी जब आप जजिंग करते थे तभी मैंने ऐसे सुना था कि अच्छा कोई खिलाड़ी का परफॉर्मेंस होता था तो कंपटीशन रोकी जाती थी, उनका नाम लिया जाता था और सब लोग उसका पर्टिकुलर एक अच्छे खिलाड़ी का सेट सब लोग प्रेक्षक एक साथ देखते थे और सब लोग एक साथ चेयर अप करते थे। ऐसे होता था सर, जो अभी नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय खिलाड़ियों की संख्या थी वो भी बहुत कम थी। जैसे अभी किशोरी सर ने बताया कि एक राज्य संघ से एक ग्रुप में 4 खिलाड़ी, टोटल 32 खिलाड़ी आते थे और एमएफआई को एफिलेटेड स्टेट्स जो थे वो भी 10 या 12 के नजदीक थे। उसीलिए हर एक एज ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 50 खिलाड़ी हुआ करते थे। उसीलिए तब वो मुमकिन था कि कोई अच्छा करने वाला जिसका नाम है, जिसको हम ब्रांड कहते हैं, ऐसा कोई खिलाड़ी अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो ज्यादातर उस समय में, यानी मैं बात कर रहा हूं शायद 2000 के पहले की 1990s में, तब थोड़ा ऐसे होता था कि अरे देखो उधर ये अच्छा लड़का है, महाराष्ट्र का है, यूपी का है, वो अच्छा करेगा, तो सब लोग 1 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाते थे, उसका परफॉर्मेंस देखते थे, उसमें सीखते थे और आगे कंपटीशन चालू हो जाता था। लेकिन अभी समय बदल गया है, तो उसको 20 साल हो गए, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको तकरीबन 15-20 साल पुरानी ये बात है। अभी बात अलग हो गई है। अभी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होते हैं, एपरेटस ज्यादा होते हैं और खिलाड़ी भी अच्छे तैयार हो गए। अभी बच्चों की तमिलनाडु की टीम इतनी अच्छी हो गई है, मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, तो उसलिए अभी वो अटेंशन थोड़ा कम हो गया है। और जो ब्रांड होता है कि जो चलता है ना कि अंडर 12 में ये चैंपियन है, अंडर 14 में चैंपियन है, एक ही लड़का, ऐसे बहुत सारे हमारे सामने खिलाड़ी हो चुके हैं जो अंडर 12 से अवार्ड मिलने तक, यानी ओपन ग्रुप तक चैंपियन रह चुका है, तो उनका एक नाम बनता था। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं कि ऐसे नाम बनना कम हो गए, यानी अंडर 12 में जो चैंपियन है जरूरी नहीं कि वो अंडर 14 में चैंपियन ही हो जाए, उसीलिए आजकल इतना ध्यान नहीं रहता है। और लोग जो वीडियो शूटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मेरे बच्चे ने क्या किया उसकी मैं अपने पास मेमोरी रख दूं, या कोच जो करता है वो करता है कि जजेस कहीं मार्क्स देने में गलती करे तो मेरे पास शूटिंग होना चाहिए। वो इस तरह से शूटिंग करने की आदत लोगों को ज्यादा लग गई है और वो अभी मोबाइल की वजह से आसान भी होने लगा है। सही बात है, ये फर्क 2000 के पहले और उसके बाद से होने लगा है। यस सर, एग्जैक्टली राइट। मुझे यही बताना है कि आज शूटिंग करना गलत नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से कंपटीशन उस वक्त एंजॉय करते थे, प्रेक्षक भी एंजॉय करते थे, आज जितना फास्ट गेम बढ़ रहा है या जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से आज सब लोग बिजी है, तो स्पर्धा में आज जाके शूटिंग कर रहे हैं या यहाँ वहाँ पे आज सब लोग एकजुटी से आज काम कर रहे हैं। बिजी शेड्यूल हो गया। मेरा सिर्फ इतना इसमें आज मेरा उद्देश्य था कि अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखना चाहिए और अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखना चाहिए। तो अगर हम लोग को मलखाम समझना है तो थोड़ा सा पीछे के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी उस वक्त की लेनी जरूरत ही है, वो आपके माध्यम से मैं बहुत अच्छे से सब मलखाम परिवार को दे सकता हूँ। मेरा अगला सवाल अभी थोड़े से टेक्निकल धीरे धीरे आने वाले हैं। अभी जैसे प्रेक्षक और बाकी लोगों का जिक्र हुआ है तो मैं किशोरी सर को पूछना चाहूंगा कि कंपटीशन है, किसी का सेट चालू है तो ऑब्वियसली उसके कोचेस है, उसके परिवार वाले हैं, उसके बाकी के मलखाम के फ्रेंड्स है, वो लोग उसको चेयर अप करते हैं। चेयर अप करना तो मलखाम में बहुत ही आम है, उसका जैसे मोटिवेशन, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए चेयर अप करना जरूरी है। तो वो जो चेयर अप चलता है, वो चेयर अप का जो शोर होता है, जनरली जजेस सब साइड में बैठते हैं तो जनरली पब्लिक के बहुत क्लोज बैठते हैं, तो वो शोर से, वो बहुत चिल्लाने से जजेस को कुछ तकलीफ होती है कि नहीं होती है? अगर होती है तो फिर उसमें से वो जजेस खुद को कैसे संभालता है और खुद का मनोबल कैसे कंट्रोल में रखता है ताकि वो जजिंग में कुछ गलतियां ना करे? किशोरी सर, ऐसा होता है? चेयरअप वाली बात है, वहां तक तो चेयरअप तो होता है। चेयरअप तो शुरू से करते हैं, सभी लोगों करते थे, पहले भी देखा है, जब से बराबर चेयरअप होता है। और पेरेंट्स भी, जो बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं वो भी करते हैं। और खासकर अपने साथ के खिलाड़ी जो हैं, एक टीम और दूसरी टीम की भावनाएं जो रहती हैं,
मध्य प्रदेश वाले महाराष्ट्र को चेयर अप कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले मध्य प्रदेश को कर रहे हैं, दोनों मिलकर दोनों टीमों को कर रहे हैं। तो बहुत स्वस्थ परंपरा है ये, तो इसमें बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। और जजेस का जहां तक सवाल है कि जजेस अपना कंसंट्रेशन रखते हैं और उनको इन चीजों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। मैं जब बैठता था मुझे तो कभी इस तरह की चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ा। मैं मतलब कंसंट्रेशन मेरा बराबर रहता था, पूरा सेट देखता था, पूरा सेट लिखा भी जाता था और पूरा ध्यान में रहता था, बिना वीडियो के देख सकते थे और समझ में आ जाता था किसने कहाँ कहाँ क्या किया और कहाँ कहाँ गलती करी। तो उसमें कहाँ नंबर देना है, कहाँ नंबर काटना है, वो हम लोगों को तो मतलब मैं जहां तक समझता हूँ, राजमाचिका जी भी इस मामले में मुझसे सहमत होंगे, राहुल जी भी सहमत होंगे कि हम लोगों को कभी इन चीजों से कभी दिक्कत नहीं आई कि कोई आसपास बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो हमारी जजिंग में उससे कोई परेशानी आ रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आई होगी। थैंक यू किशोरी सर। मैं यही क्वेश्चन राजमा जी को सर इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है कि इसमें जजेस ने अपना संतुलन किस तरह से रखना चाहिए, कंसंट्रेशन कैसे करना चाहिए, राजमा जी का सर। यस, इसमें जब हल्ला गुल्ला होता है, शोर होता है चेयर अप के लिए, वो एक तरह से अच्छी चीज है, लेकिन उसके बारे में मेरी दूसरी राय या मेरी दूसरी सोच ये भी है कि आप और हम सब लोग देखते हैं कि विंबलडन में जब टेनिस की कोई रैली चलती है तो वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और जब रैली खत्म होती है तब लोग खिलाड़ियों को चेयर अप करते हैं। अगर वही डिसिप्लिन अगर मलखाम में आ जाए, हमारी पुरानी सोच अलग है कि चलो अच्छा चेयर अप हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन समय के अनुसार जब हम दूसरों का कुछ अच्छा देखते हैं तो मेरी ये भावना रहती है हमेशा कि हमारा जो प्रेक्षक वर्ग है वो विंबलडन की तरह रहे कि जब खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, अलग अलग रिस्की एलिमेंट कर रहा है, तो उस समय पब्लिक पूरी शांत रहे और जैसे उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाए और उसके बाद अगर वो उसको सराहना करे या उसकी ताली बजा के उसका मनोबल बढ़ाए तो वो मेरे ख्याल से खिलाड़ियों के लिए ज्यादा असरदेह रहेगा। क्योंकि जब हल्ला गुल्ला होता है तो शायद खिलाड़ी का कोई भी एलिमेंट चुकने की गलती हो सकती है कम ज्यादा आवाज आने से। इसीलिए मेरी अभी सोच थोड़ी सी बदल गई है इस बारे में कि विंबलडन जैसे माहौल हम मलखाम में बनाए तो वो खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहेगा क्या। दूसरी बात, जजेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक कितना भी चिल्लाए कितना भी चेयर अप करे, वो अपने खिलाड़ी को कर रहा था, हमें अपना काम करना है। तो जजिंग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह तरह से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन खिलाड़ियों के लिए शायद ये अच्छा रहेगा कि वो जब परफॉर्मेंस कर रहा है तब पब्लिक पिन ड्रॉप साइलेंस बना के रखे, ऐसा मुझे लग रहा है। सही बात है सर। मैंने ये क्वेश्चन पूछने के पीछे और एक रीजन ऐसा था कि इसके पीछे वाला जो हमारा लास्ट संडे वाला जो मलखाम कट्टा का जो सेशन वो हुआ था वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे हुआ था। तभी मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए जो हमारे यहाँ पे अतिथि आई थी अमृता देशमुख कारखानीस, उनको मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सेट के दरमियान जिस तरह से आपने बोला, विंबलडन का आपने जो उदाहरण दिया उसमें मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था कि जैसे बॉक्सिंग में चिल्लाते हैं मारो 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 और जिस तरह से बुस्टिंग करते हैं वो प्लेयर को जिस तरह से बोलते हैं ना कि बहुत भड़काते हैं क्योंकि मारना होता है, मलखाम में भी वो होता है। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा था कि मलखाम खिलाड़ी ये इस तरह से प्रोत्साहन करके परफॉर्मेंस दे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके परफॉर्मेंस दे, तो एक खिलाड़ी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए क्या उचित होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही बताया था कि प्रोत्साहन करना या जो बाहर से चिल्लाना वो ज्यादा खिलाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं हो उतना अच्छा ताकि खिलाड़ी अपना खुद का मनोबल रख के कॉन्सेंट्रेट करके परफॉर्मेंस दे। यही मैं आपके माध्यम से सभी मलखाम खिलाड़ी और प्रेक्षक को बताना चाहूंगा। राहुल सर को भी इस बारे में कुछ बताना है, बोलना है। राहुल सर प्लीज। अभी जो राजमाचिकर सर ने जो बताया वो बात भी बिल्कुल सही है। और मैं जब भी चीफ जज करके बैठता हूँ तो मैं मलखम के एरिना में किसी को भी क्लैपिंग करने का भी राइट्स नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारे कोड ऑफ पॉइंट में तो ये रूल्स है ही कि जो मलखम एरिना में बैठते हैं उसी किसी खिलाड़ियों को भी चीरअप करने का राइट नहीं है और कोच को भी बोलने का राइट नहीं है। एक्चुअली हमारा ये रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं तो जब तक मैं बैठता हूँ और लोगों को भी यही समझाता हूँ और हमारे जो भी चीफ जज जो बैठते हैं उनको भी ये बताता हूँ कि आपको किसी को भी ये
चीयर अप करने का, राइट देने का नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन टूटता ही है। और दूसरा क्या होता है कि एक अलग तरह से गाइडलाइन किसी को भी दी नहीं जाती है, क्योंकि मैंने भी ये एग्जाम्पल दिया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो जहाँ पर भी कंपटीशन होती है तो वहाँ वो एक डिसिप्लिन होती है जजेस की, और उसी जजेस के हिसाब से हमारी डिसिप्लिन मेंटेन हमारे मलखम में भी करनी चाहिए। और किसी जज को भी एक दूसरे को हंसी करने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन भी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है बिल्कुल सीरियसली देना चाहिए। और जो भी अपना अपना मार्किंग है वो बिल्कुल डिसिप्लिनर की तरह से, इंटरनेशनल लेवल की तरह से ही हमारा मेंटेन करना जरूरी है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। सही बात है सर। ऑब्वियसली रूल्स में दिया है कि एरिना के अंदर से कोई भी चेयरअप नहीं कर सकता है। अगर वो करता भी है तो उसके लिए कोड ऑफ पॉइंट में डिडक्शन भी दिए है और उस तरह से उस खिलाड़ी को उसका पनिशमेंट मिलता है। लेकिन जिस तरह से आप तीनों की जो सोच है कि इंटरनेशनल लेवल के नजरिए से तुम तीनों भी आज देख रहे सोच रहे हैं कि अगर डिसिप्लिन जितनी बढ़ेगी मलखाम फील्ड में उतना ही मलखाम खेल ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी बढ़ेगा भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी जाएगा। और उससे हमारे मलखाम की तरफ देखने का नजरिया सब खिलाड़ियों का और अपने देश के बाहर लोगों का भी नजरिया बहुत अच्छे से और रिस्पेक्ट से देखेंगे, ऐसा मेरा खुद का मानना है। मेरा अगला क्वेश्चन राहुल सर आपको ही है, क्योंकि अभी क्या एक क्वेश्चन पे अगर तुम लोग तीनों ने भी आंसर देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि रात भर इधर ही बैठना पड़ेगा और खाना पीना खा के ही उठना पड़ेगा। मलखाम गट्टा है ऑब्वियसली बात करने का सबको राइट्स है यहाँ पे, अपने अपने अनुभव अपनी राय रखना ही है, यही मेरा इसमें बताना था। एक दूसरे को भी आप क्वेश्चन चाहिए तो बाद में पूछ सकते हैं, नहीं तुम तीनों इतने अच्छे फ्रेंड है, तुम तीनों को अगर मैंने थोड़ी भी ढील दे दी ना तो तुम तीनों मुझे उठा के फेंक दोगे बाहर और तुम तीनों गप्पे मारना चालू कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम तीनों हर कंपटीशन में बहुत बात करते हो, बहुत तुम लोग अभी भी एक दूसरे से टच में हो। एक बार फोन किया तो एक घंटा आप दूसरे से बात करते हो। जाने दो, अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं जाता हूँ। राहुल सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जजेस है उनका अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो सबको पता है। जितना अनुभव ज्यादा उतना उनसे होने वाली गलतियां या जो भी स्पीड है मलखाम कंपटीशन का वो हम लोग को अच्छा मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी क्या है, नई जनरेशन भी आ रही है, पढ़ के आ रही है, उन लोग को नेशनल में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, 100% भी लेके आते हैं। तो अनुभव और स्टडीज या अनुभव और होशियारी ये कुछ मुझे लगता है कुछ उसका भी एक तोलमोल होना चाहिए, क्योंकि अनुभवी जो जजेस होते हैं उनको मुझे लगता है, ये मेरा खुद का मानना है, यहाँ ये कहाँ पे भी रूल्स में लिखा नहीं है कि अगर कंपटीशन डायरेक्टर या कुछ हो मेरे हाथ में कुछ राइट्स दे दिया तो मैं जो सुपीरियर जज है वो 40 और 50 साल के ऊपर ही मैं बिठाऊंगा, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है वैसा अनुभव बढ़ता है, ये मेरा मानना है। और जितना अनुभव बढ़ेगा उतना मलखाम खेल अनुभवी लोगों के साथ भी बढ़ेगा। तो आपकी क्या राय है सर, सुपीरियर जज 50 साल के ऊपर होना चाहिए, अनुभवी खिलाड़ी अनुभवी पंच होना चाहिए? आप लोग नहीं है, आप लोग सब यंग है मुझे पता है, न तो वही राजमा जी का सर गुस्सा करेंगे, अरे तुम हम लोग का एज पूछ रहा है। राहुल सर देखो, आपका क्वेश्चन तो अच्छा ही है, उसमें सवाल ही नहीं है, लेकिन जजेस को क्या है, आप जो भी जज बनते हैं उसके बाद क्या है, हम एक बार एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद जज हो गए, बस हमारे को लाइसेंस मिल गया, उसके बाद वो स्टडी करता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन का। आपको बता दूं कि मैं कम से कम 3 रूल्स बुक रखता था, कोड ऑफ पॉइंट का 3 रूल्स बुक एक कंपनी में रखता था। कंपनी में पूरा 8 घंटे में से 6 घंटे में मेरे पास स्टडी करने का टाइम मिलता था। तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। हम क्या है कि नेशनल के लिए जजिंग करने बहुत सारे जजेस क्या है कि चलो हमें इन्विटेशन मिल गया, हम चलो जाते हैं, लेकिन स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी 100% जरूरी है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट वो डिसीजन देना होता है। आप ऐसा नहीं है कि ये कौन सा ए एलिमेंट किया कि बी एलिमेंट किया, उसका डिस्कशन उस टाइम पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में सब चीज होनी चाहिए। क्योंकि राजमाचीकर सर, हमारा सुजीत सर या यतीन सर, जो हमारे समय में जो सीनियर जज थे, उनके तो दिमाग में पूरा कोड ऑफ पॉइंट बैठा रहता था। आप इधर भी बोलो, कहाँ भी बोलो, तो तुरंत निकाल के बता देंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, 50 साल के ऊपर लोग सुपीरियर बैठेंगे तो फर्क कुछ पड़ेगा क्या? अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि इन लोग के दिमाग में कोड है, इन लोगों ने स्टडीज अच्छा किया है। आने वाले जनरेशन या जो आने वाले
राजमा जी का सर अभी नहीं पूछूंगा, रुको, राजमा जी का सर को भी कुछ बोलना है, ऑब्वियसली आपको वक्त दिया जाएगा। लेकिन अभी आ रहे हैं पढ़ के, मुझे ये नहीं बोलना कि वो लोग पढ़ते नहीं है या उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास भी अनुभव है। लेकिन अनुभव लेके आप जैसे लोग जो आज मलखाम फील्ड को आगे लेके आए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अनुभवी जो है उनको ही सुपीरियर करके अगर बैठाते हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हेलो, अनुभव तो सबसे बड़ी चीज है, उसमें सवाल ही नहीं उठता है। अनुभव तो होना ही चाहिए, अनुभव होगा तभी वो सभी को गाइड भी कर सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये सभी जगह पे लिखा हुआ है। और ये हमें एक्सपीरियंस किस तरह से बढ़ा, एक्सपीरियंस आप 10 साल बाद 15 साल भी जजिंग करते हैं, लेकिन आपने स्टडी करते नहीं है तो वो एक्सपीरियंस भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। हेलो राजमा जी का सर, आपकी इसके ऊपर कुछ राय अलग है ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि आप हेलो हेलो, हाँ मेरी राय इसमें बिल्कुल अलग है। जो सीनियर जज होता है उसको 45 से 60 उम्र तक उसी ग्रुप में जो आदमी है जिसने कम से कम 10 अपनी जो अगर स्टेट चैंपियनशिप है तो उसने कम से कम 10-15 स्टेट चैंपियनशिप में जजिंग की है, या नेशनल है तो उसमें 10-15 नेशनल में जजिंग की है, ऐसे ही आदमी को सुपीरियर जज बिठाना चाहिए, ऐसी मेरी आज भी राय है। और 60 उम्र तक जजिंग करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और वो सही भी है। अगर सब जवान यानी बिलो 40 अगर पूरा जजिंग पैनल रहता है तो उसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं उसको डिबेट करने की क्षमता बढ़ती है। अगर कोई एक सीनियर आदमी पैनल पे 45 के ऊपर का बैठेगा तो ऑब्वियसली मेरा अनुभव ऐसा है कि वो पैनल स्मूथ चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमारा मलखाम गेम ऐसा है कि उसमें अपने कलम के ऊपर पूरा हिसाब है, जो खिलाड़ी कर रहा है उसके हिसाब से कलम अगर जजेस का नहीं चलेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक बुजुर्ग आदमी पैनल पे होना जरूरी है। और 60 उम्र तक कोई जजिंग करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है कि मेरे आज के क्वेश्चन में कुछ तो दम है कि मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ या जिस तरह से आप लोग आंसर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें मुझे यही बताना है कि आज मलखाम खेल में अनुभवी लोगों का आना जरूरी है। तो जो लोग आज कोई ना कोई रीजन से या कुछ ना कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम या बिजनेस प्रॉब्लम या और कुछ वजह से आज फील्ड में नहीं आ रहे हैं वापस, तो उनको मेरे मलखाम कट्टा के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा या मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका वापस मलखाम फील्ड में आना जरूरी है, ताकि आपका अनुभव मलखाम खेल को आगे लेके जाने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। ये मेरा खुद का मानना है। तो इसी माध्यम से मैं मलखाम कट्टा के माध्यम से सभी मेरे मलखाम प्रेमी सीनियर लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको वापस खेल में जुड़ना है, ताकि मलखाम खेल को जिस तरह से हमको बढ़ाना है उसमें सबकी ताकत हम बढ़ाने के लिए आपका आना जरूरी है। अगला सवाल मैं विनायक सर को ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे लगता है कि बाकी दोनों को पूछने को थोड़ा डरता हूं। मजाक की बात है। सर जो हमारे कोड में दिया है, जो जिस तरह से डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दिया हमारे कोड में लिखी हुई है कि 3.80 डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है, या कॉम्बिनेशन के लिए जो 1.6 का जो बाइफर्केशन दिया है हर एक मलखाम के लिए अलग अलग है। तो इन लोग का इसका सबका टोटल हम लोग देखते हैं कि 5.40 टोटल होता है। तो ये ऑन एन एवरेज 55% मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो 4.40 है वो उसके डिडक्शन है, एग्जीक्यूशन है, जो गिरता है, हेल्प लेता है, जो भी उसमें गलतियां करता है या करती है, उसका और डिडक्शन उसमें से होता है। और अभी नए कोड के अनुसार 0.20 ओरिजिनलिटी के मार्क्स होते हैं। जो करता है उसको आंख बंद करके वो 0.20 मार्क्स मिलते ही है। तो देखा जाए तो ओरिजिनलिटी का मार्क्स में फिलहाल बाजू में रखता हूँ, सीधा मुद्दे पे आता हूँ
जो 4.40 मार्क्स जो हमारे कोड में दिए हैं, जो फर्स्ट 5 से 10 जो खिलाड़ी है उनको वो 5.4 मार्क्स तो आंख बंद करके मिलते ही है, ये मेरा मानना है, क्योंकि उन लोग का उतना लेवल होता है या उन लोग का उतना प्रैक्टिस होती है। तो बाकी की जो बचे हुए मार्क्स होते हैं वो टोटली जजेस के हाथ में होते हैं। तो जजेस के हाथ में ही पूरा रिजल्ट है। ये मुझे ये कैलकुलेशन से थोड़ा पता चलता है कि जो भी बाइफरकेशन दिया है मार्क्स का। तो अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये सही है क्या कि पूरा डिसीजन ये जजेस के डिडक्शन जो 4.4 है उसके ऊपर ही निर्भर करता है? राजमाजिकर सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है कि अपने कलम के ऊपर इसका जजिंग होता है और वैसा ही होता रहेगा। अगर हमारा गेम एथलेटिक्स जैसे होता तो बात अलग होती, लेकिन ये गेम ही ऐसा है, जिम्नास्टिक्स है, मलखाम है, तो उसमें हम पारदर्शिता कैसे लाए उसके बारे में ज्यादा सोचना है, ना कि ये सोचना है कि एक ही जज के हाथ में 4.4 का एग्जीक्यूशन का अधिकार रहता है। तो उसीलिए जैसे अभी किशोरी सर ने पहले सुझाव दिया था कि डिफिकल्टी जजेस अलग, एग्जीक्यूशन जजेस अलग और कॉम्बिनेशन के जजेस अलग, ऐसा करके एग्जीक्यूशन जहां पे ज्यादा संभावना है कि मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, ज्यादा डिडक्शन हो सकता है, वहां पे आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा के उसका बीच में से एवरेज निकालेंगे तो बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन डिडक्शंस आ सकते हैं। अभी हर एक जज के हाथ में 4.4 का डिडक्शन है, उसके अलावा एक या दो जजेस डिफिकल्टी के लिए, एक जज कॉम्बिनेशन के लिए और 5 या 6 जजेस एग्जीक्यूशन के लिए, और उसमें से बेस्ट 2 मिडिल 2 अगर हम एवरेज में लेंगे या 5 जजेस रखे उसमें से जो बीच वाला जो स्कोर है उसको अगर आप एग्जीक्यूशन में लेंगे तो एग्जीक्यूशन का कलम जजेस के हाथों में देने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा। थैंक यू सर। आपने बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया। एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन था, उसका आंसर भी आप ही ने दे दिया कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी या एग्जीक्यूशन इसके लिए अलग अलग जजेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपने बता दिया कि वो होना चाहिए। और किसी जजेस को या और किसी अतिथि को इसके बारे में कुछ राय है तो आप बोल सकते हैं। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन किशोरी सर आपको है, ओपन जजिंग के बारे में मुझे आपकी राय जाननी है कि ओपन जजिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस तरह से क्या मतलब उसके बारे में आपकी राय क्या है? ओपन जजिंग के बारे में बहुत सारे कंपटीशन में हुआ भी है। ओपन जजिंग से आपका मकसद क्या कहना चाहते हैं आप? ओपन जजिंग मतलब? ओपन जजिंग मतलब विनायक सर आप बोलिए प्लीज। सर मैं थोड़ा बीच में बोलता हूं आपकी परमिशन से। ओपन जजिंग का मतलब है जो कोई भी जजेस पैनल पे बैठेंगे उनको अपनी स्लिप चीफ जज के पास भेजनी है और इन्होंने क्या क्या मार्क्स दिए हैं, डिफिकल्टी को कितने दिए, कॉम्बिनेशन को कितने दिए, एग्जीक्यूशन को कितने दिए, ये इनको पब्लिक में डिस्प्ले करना है। और वो पारदर्शिता के लिए मेरे हिसाब से जरूरी भी है, क्योंकि जो कोई भी निर्णायक करके वहां पे बैठ रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम पारदर्शिता से करे। और उसीलिए मेरा ये पहले से सुझाव रह चुका है कि डिफिकल्टी, एग्जीक्यूशन और कॉम्बिनेशन का जो हम स्लिप भरते हैं उसी का एक कॉपी बोर्ड पे मार्कर से डिस्प्ले करके या डिजिटल डिस्प्ले करके पब्लिक को भी पता चले कि विनायक राजमाचिकर ने इस खिलाड़ी को कौन कौन से सेगमेंट में कितने कितने पॉइंट्स इवेल्युएट किए हैं। और उसके मैं पूरे सहमत हूं इस विचार से। नहीं, किशोरी सर आपको भी यही क्वेश्चन पूछा था मैंने, आपकी भी राय जानना चाहूंगा। मैं यही चाहना था कि ये जो 5 जज बैठेंगे चीफ जज सहित, तो पांचों जजेस की आपको स्लिप चाहिएगी या किसी पर्टिकुलर चीफ जज की चाहिएगी? इस तरह से होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, थोड़ा राजमाचिकर सर ने खुलासा कर दिया था कि हाँ, जैसे कि एक स्कोरर के पास चीट जाती है तो स्कोरर के यहाँ पे वो स्कोरिंग करते वक्त वो लिखता है कि जज नंबर 1 ने इतना दिया, जज नंबर 2 ने इतना दिया, और उसका कैलकुलेशन करके जो अनाउंस होता है मार्क्स वो उस खिलाड़ी ने मिले हुए एक्चुअल मार्क्स होते हैं। तो विनायक सर ने, हाँ टोटल मार्क्स, विनायक सर ने एकदम आसान भाषा में यही बताया कि सब जजेस का मार्क्स
अनाउंस किया जाएगा या डिस्प्ले किया जाएगा या बोर्ड पे लिखा जाएगा कि किसने कितना कितना मार्क्स दिया है, तो जज नंबर 1 2 3 ने कितना मार्क्स दिया है सबको पता चलता है, उस खिलाड़ी को भी पता चलता है कि विनायक सर ने कितना दिया, मैंने कितना दिया। विनायक सर बराबर बोल रहा हूँ ना सर? विनायक सर को भी कुछ अच्छी चीज है ये, सही है। ओके, आपकी राय भी है, सही है विनायक सर। इसमें मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूं कि जो जजेस 5 बैठते हैं निर्णायक अलग अलग जगहों पे, उनको खुद को वो मार्क्स डिस्प्ले करने पड़ेंगे, तभी पारदर्शिता आएगी। और जजेस जो है, आज बहुत जगह पे ऐसा कभी कभी दिखाई देता है कि जजेस अपने कोड का अभ्यास करके नहीं आते कंपटीशन में। अगर उनको वो डिस्प्ले करने की उनके ऊपर जिम्मेवारी आएगी तो वो पूरा पढ़ाई करके आएंगे और वो ये बिल्कुल देखेंगे कि मेरे पॉइंट्स जो आ रहे हैं, गुण जो आ रहे हैं, वो बाकी 4 जजेस से मिल रहे या नहीं। उसीलिए मेरी ये सोच है कि हर एक जज को अपने अपने सर के ऊपर या टेबल के ऊपर जो स्लिप आपने चीफ जज के पास भेजी है उसकी कॉपी आपको अपने टेबल पे डिस्प्ले करनी होगी, तभी मलखाम में पारदर्शिता आएगी। खिलाड़ियों को भी पता चलेगा कि 2 नंबर के जज ने मुझे कॉम्बिनेशन के 1.4 दिए है और 3 नंबर के जज ने मुझे कॉम्बिनेशन के 1.6 दिए। अगर ऐसी पारदर्शिता मलखाम में आ गई तो मुझे लगता है मलखाम में जरूर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक सर, आपने तो बहुत ही अच्छे से खुलासा कर दिया। और यही मेरा क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन था कि मलखाम खेल आगे जाने के लिए ये सही डिसीजन है, ताकि कि आज जजेस किस तरह से मार्क्स दे रहे हैं ये आज खिलाड़ियों को भी पता चलता है, प्रेक्षक को भी पता चलता है। मेरा अगला सवाल राहुल सर आपको है। राहुल सर, आज आपके पास बहुत अनुभव है, अभी 2 और अतिथि है उनके पास भी बहुत अनुभव है, तो अनुभव के हिसाब से आप अभी आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो हमारे जैसे यंग पीढ़ी जो है, उनको आप मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा मेरा इस क्वेश्चन के मार्फत मेरा बोलना है कि आज एक कंपटीशन में 600-700 कॉम्पिटिटर्स आते हैं ऑन एन एवरेज, ऊपर नीचे, तो फिर भी एक एज ग्रुप में देखा जाए तो 40-50 खिलाड़ी तो होते ही है, या 10-12 टीम्स होते हैं, तो एक टीम को खत्म करने के लिए 20 से 22 मिनट अभी के 6 खिलाड़ी के कैलकुलेशन से लगता है। तो वो जजेस उस पर्टिकुलर एज ग्रुप को खत्म करने के लिए एक 5 से 6 घंटा या 7 घंटा, डिपेंड कितने टीम से, उतना टाइम वो एक जगह पे बैठ के जजिंग कंप्लीट करता है पूरा दिन। तो इतना टाइम तो कोई ऑफिस वर्कर भी एक जगह पे बैठ के कोई काम नहीं करता है, वो तो घूमते रहते हैं, उन लोगों का लंच ब्रेक होता है। जजेस को लंच ब्रेक भी कभी कभी नहीं मिलता है, उधर ही खाना पड़ता है, चाय भी उधर ही मिलता है। तो मेरा ये इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक आप जजिंग करते, तो पहला करने वाला खिलाड़ी, बीच वाला खिलाड़ी और लास्ट वाला खिलाड़ी, ये सबको हम लोग एक समान जजिंग कर सकते हैं क्या इतना घंटा बैठ के? क्योंकि फिर हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी इतना टाइम बैठ के हम लोग को भी स्ट्रेस आता है, हम लोग थक जाता है। तो उसके ऊपर आप हमारे नए पीढ़ी को, आने वाले जजेस को किस तरह से सलाह देंगे कि इस तरह हम लोग करें तो थोड़ा सा आसानी होती है? और इतना सब करने के बाद, इतना सब कठिनाई लेते भी है हमारे जजेस, अच्छे से करते हैं, फिर भी जब भी कंपटीशन खत्म होती है तो बुराई भी उनको ही मिलती है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? गणेश जी, आपका क्वेश्चन तो सही है, क्योंकि 6-6 घंटा कंटिन्यूस जजिंग करना डिफ़िकल्ट तो होता ही है। लेकिन आज का समय में मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो पहले 4 लड़के आते थे और टीम भी कम रहती थी, तो उसमें क्या है कि एक ग्रुप ख़त्म करने के लिए हमारा 4 घंटा चलो इजी हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, बॉयज़ भी बढ़ गए, 4 की वजह से 6 हो गए, और टीम जो है स्टेट लेवल, स्टेट नेशनल में जो आती है वो भी बढ़ गई है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमें उसमें थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बदलाव ऐसा करना चाहिए कि ए और बी ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ए ग्रुप और बी ग्रुप, यानी जो अच्छी टीम है वो एक अलग जगह से रखनी चाहिए, और बी ग्रुप की जो टीम है उसका एक ग्रुप अलग रख के उसका कंपटीशन पहले करेंगे, और ए ग्रुप का होगा बाद में बी ग्रुप का हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि मुझे पता है कि कैसी दिक्कत आती है। सपोज एक टीम ये बहुत अच्छी आ जाती है, सपोज महाराष्ट्र की पहला राउंड आ गया, तो चलो उन्होंने कर दिया, उसके बाद सीधी ऐसी वो एकदम लो लेवल की टीम आ जाती है, उसका मार्किंग अलग हो जाता है। बाद में कोई दो तीन टीम भी ऐसी आती है कि जो लो रेंज की होती है, उसके बाद कोई अच्छी टीम आती है, तो उसमें क्या है, हमारा जो विजन है ना, जजिंग का विजन कई बार बदल जाता है।
तो ये माहौल में अभी क्या है कि ये माहौल में वो तकलीफ भी होता है। तो उससे मुझे लगता है कि हमने मेयर्स ट्रॉफी में भी कई बार ऐसा किया था, ए ग्रुप और बी ग्रुप का, बॉम्बे मेयर्स ट्रॉफी होती थी उसमें भी ए ग्रुप की टीमों और बी ग्रुप की टीमों। तो मुझे लगता है आज के माहौल में ए ग्रुप का और बी ग्रुप का ऐसा सेशन बनाकर वो जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से न्याय मिले, और जजेस जो हमारे हैं वो कंटाल भी ना जाए, उनको अच्छी तरह से जजिंग का एक पैटर्न भी मिले, क्योंकि एक उनकी एक रेंज बन जाती है। कई बार जजेस का क्या एक रेंज बन जाती है, तो रेंज बनने के बाद क्या है कि वो उसी रेंज में चलते हैं। बाद में कई ऐसी वीक टीम आती है तो वो पूरा उस साइड से अलग हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नेशनल आ रही है उसमें हमारे जजी, हमारे टेक्निकल कमेटी को भी यही सोचना चाहिए कि भी ए ग्रुप और बी ग्रुप बना के, तो क्या है बच्चों को टायर्ड भी नहीं होगा और लोगों को भी पता चलेगा, खिलाड़ियों को भी अच्छी तरह से पता चलेगा कि हमको 8 टीम को काम अभी कंपटीशन है, 8 टीम का कंपटीशन था हमको है, तो ए और बी ग्रुप बना के अच्छी तरह से सही बात सर, आपने बहुत अच्छा बताया, और आपने एक उसमें सुझाव भी दिया कि अगर इस तरह से अगर ए और बी टीम का ग्रुप बना है, लेकिन उसमें जजिंग पैनल वही रहेगा ना सर, मतलब अगर 2 ग्रुप रहेगा तो बीच में इनको रेस्ट भी मिलेगा, और वही जजेस बी ग्रुप जो होगा उसको भी जजिंग करेंगे। तो उनको जिस तरह से आज आपका जो बोलना है कि एक ही लेवल के या एक ही अच्छे खिलाड़ी एक साथ आ जाते हैं, और थोड़े बेसिक लेवल के या थोड़े से मिडिल लेवल के खिलाड़ी उसके बाद एक साथ आते हैं, तो उससे जजेस को थोड़ा सा आसानी होगी, ये आपका मानना है, सही है। विनायक सर, मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है कि हम लोग मलखाम के जज है, ऐसे ही अलग अलग खेल के भी जजेस रेफरी होते हैं। मुझे इसमें आपको मेरा जो सवाल है उसको अच्छे से समझाने के लिए मुझे एक फुटबॉल का उदाहरण देना है। जैसे कि फुटबॉल का जो जज होता है, वो फुटबॉल का जज आज रेफरी बनने के लिए उसको भी वो खिलाड़ियों से ज्यादा भागता है, ये कॉर्नर से वो कॉर्नर, 3 जजेस होते हैं, एक बीच में भागने वाला मेन रेफरी होता है और जो लाइन रेफरी होते हैं। तो पूरे उस 40-40 मिनट के खेल में उसका जो भागना होता है, आपने भी फुटबॉल इंटरनेशनल का लेवल का पक्का देखा होगा, तो उसका जो फिटनेस है ना, वो फिटनेस सच्ची में बहुत अच्छा होता है, और वो जो फिट होता है वही वो जजिंग के लिए बैठता है। तो मेरा क्वेश्चन इसी उदाहरण से जुड़ा हुआ है कि मलखाम खिलाड़ी ने, सॉरी मलखाम जजेस ने, पंच ने अपने खुद के शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल, उसने अपने कंपटीशन के दौरान ज्यादा से किस तरह से खाना चाहिए, कभी खाना चाहिए, ताकि वो 3 दिन बहुत ही फ्रेश रहे। और तीसरा, उसको नींद कितनी जरूरत है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि जजेस होने के बाद वो बहुत दिन के बाद मिलते हैं, सालों के बाद मिलते हैं, तो उनकी थोड़े से बातें चलती है, बहुत सारे विषय पे चर्चा होती है, तो वो खुद के हेल्थ के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो मुझे इस मलखाम कट्टा के माध्यम से यही बताना है कि ये जरूरी कितना है और उसके लिए क्या करना चाहिए। विनायक सर, आपने पहला सवाल पूछा कि जज के फिटनेस के बारे में क्या सोच है। तो जज का जो फिटनेस है, तो यहाँ पे जजिंग के लिए उसका मेंटल फिटनेस काफी है, उसका फिजिकल फिटनेस हर एक को अपना अपना देखना है, करना है, लेकिन उसका मेंटल फिटनेस, उसकी कोड ऑफ पॉइंट्स की पूरी प्रिपरेशन, उसका नॉलेज और तजुर्बा, ये तीनों चीजें जजिंग के लिए जरूरी है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि उसको क्या खाना चाहिए। तो खाने के बारे में मैं कहूंगा, जो जजेस स्टेट में, हमारे महाराष्ट्र स्टेट में तो 2200, 1200, 1500 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए जजेस को ऑटोमेटिकली जजेस कम ही खाते हैं। लेकिन जजिंग के दौरान 3 दिन यानी 2 रात रहते हैं, नॉर्मली 3 दिन का प्रोग्राम रहता है, तो जजेस को इतना ही खाना चाहिए कि उनको पेट भी भर जाए और सुस्ती भी ना आए। क्योंकि आजकल महाराष्ट्र में या नेशनल लेवल में जजेस की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जब हम जजिंग करते थे तो हम पूरा दिन जजिंग करते थे, कभी कभी रात को 12-1 बजे तक जजिंग करते थे, दूसरे दिन सुबह 8 बजे उठ के, क्योंकि जजेस ही लिमिटेड थे। यानी मैंने जब, किशोरी सर तो मुझसे पुराने हैं, तब पता नहीं कितने लोग होते होंगे, लेकिन मैं जब 90-92 से चालू हो गया, तब ज्यादातर 20 जजेस होते, वो भी बहुत होते थे, इसीलिए उन लोगों को ही बार बार बैठना पड़ता था। इसीलिए नींद तो जरूरी है, लेकिन वो होती नहीं है, तब होती नहीं थी, क्योंकि किशोरी सर मुझे मिलता है, राहुल मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी। रात को हमारा जजिंग के बाद बहुत सुबह 3-3 बजे तक गप्पे होते रहते थे, लेकिन नींद भी जरूरी है। और आजकल वो थोड़ा बहुत पॉसिबल है, क्योंकि जजेस की संख्या बढ़ गई है, आप अलग अलग पैनल पे अलग अलग जजेस की टीम अभी बिठा सकते हैं। इसीलिए विश्राम भी जरूरी है, लेकिन हमारे जमाने में वो हमें कभी मिला नहीं,
लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, जजेस भी अभी आराम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और कंपटीशन को एंजॉय कर पाते हैं। सही बात है सर। आपका जमाने की बात ही अलग है। आपके जमाने में तो सुपर हीरो भी होते थे, अभी तो सिर्फ हीरो बचे हैं, हीरो सुपर निकल गया, तो तभी आप सब चीज अच्छे से कर सकते थे, करते हैं। और अभी भी आप सब लोग मलखाम से जुड़े हैं। हम लोग तो सिर्फ अभी हमारे नाम के आगे सिर्फ हीरो हीरो लगता है, सुपर हीरो तो आप तीनों है जो आज इतने साल मलखाम खेल से जुड़े हैं। और ऑब्वियसली कि इतने साल मिलने के बाद थोड़ा सा चर्चा होती है, लेकिन यस, ये मुझे इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे सभी मेरे जजेस मित्रों को यही बताना है कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हम लोग मेंटली फिजिकली फिट होना जरूरी है, हमारी नींद जरूरी है, खाना जैसे विनायक सर ने बोला खाओ, लेकिन इतना भी मत खाओ कि उधर बैठे बैठे नींद आ जाए और हमारा थोड़ा सा हमारी जो कलम जो है उसका स्पीड नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का स्पीड तो आज लाजवाब है, सब लोग का तो आज बहुत ही अच्छे से स्पीड बढ़ रहा है। तो अगला सवाल मेरा मैं राहुल सर को ही पूछना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है सर कि सब जजेस का मार्क्स आता है, सबको तीनों को भी पता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि 19-20 होता है। कभी कभी किसी का एलिमेंट लिखना छूट जाता है, ऊपर नीचे देखने से तो 2-3 एलिमेंट छूट जाते हैं, तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट पकड़ा नहीं जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर चर्चा होती है, जिसको हम लोग डिस्कशन बोलते हैं। बहस नहीं बोल सकते, बहस गलत वर्ड हो जाता है। तो जो चर्चा होती है, जो डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन के बाद फॉर एग्जांपल कि अगर मैं खड़ा हो गया वहां पे, तो मैंने राहुल सर के साथ, हाँ सर ऐसे क्यों है, शायद मेरी गलती हो सकती है, मैं मेरे मार्क्स जो भी है मैं जिस तरह से मेरे सीनियर बोलते हैं उसमें मेरे चेंजेस करके मैं देता हूँ। लेकिन उसके बाद उस जज के पास उस पर्टिकुलर टीम का देखने का नजरिया जो होता है ना, वो लाजवाब होता है। बहुत ही कटु नजर से देखते हैं वो खिलाड़ी, वो उसके टीम मेंबर्स या उसका जो पूरा जो परिवार होता है। तो ये मुझे लगता है कुछ कहाँ पे तो गलत है। आप क्या बोलोगे सर? डिस्कशन तो करना जरूरी है, लेकिन वो नजर कैसे बदल सकते हैं लोगों की? देखो गणेश जी, ये जजिंग का जो जिम्मेदारी है ना, वो तो कटु ही रहेगी क्योंकि हम कितना भी अच्छा करेंगे काम, लेकिन सामने वाले को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, पहली चीज है। लेकिन हमको पता है कि हमें भगवान को याद रखना है और न्याय करना है। और अब जब तक हम न्यूट्रल रहेंगे तब तक अब हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। और जिसको भी जो भी गलत लगना है वो लगे, लेकिन जो सच है वो सच होना ही चाहिए। ये तो मेरी क्लियर कट राय है, और आपको पता भी है, क्योंकि जो भी यस सर, यस, सही बात है। आपने तो बता दिया कि वो तो बोलते ना कि हमारे खाने में भी बोलते ना अलग अलग टेस्ट होती है, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, और बोलते हैं कड़वा सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे हम लोग भी मलखाम के लिए अच्छे ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा खुद का सबको रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज उस खिलाड़ी का नुकसान ना हो, इसके लिए किया जाने वाला प्रयास होता है जजेस की तरफ से, कि शायद हम, क्योंकि आज हम लोग भी तो इंसान ही है, शायद कुछ कैलकुलेशन में 19-20 हो गया तो डिस्कशन हो गया, तो क्या गलत है? उसको नजर, उसमें कटु नजर से देखने की जरूरत ही नहीं है, जो है वो सही है, सब लोग अच्छे मार्क्स के लिए बैठे हैं। बस सर, मुझे आपका आंसर मिल गया। मेरा अगला सवाल किशोरी सर आपको है, और वो बहुत अच्छा सवाल है सर। किशोरी सर अच्छे से सुनो, क्योंकि शायद मैं ठीक से आपको पूछ पाऊंगा कि नहीं, वो भी मेरा थोड़ा सा मुझे टेंशन है। जैसे कि सर कॉम्पिटिशन्स में आज शुरू होती है, लेकिन उस तरह से जो टाइम टेबल होता है उसमें रिपोर्टिंग होता है और जजेस को रिपोर्टिंग दिया जाता है, जजेस का मीटिंग होता है कॉम्पिटिशन से पहले। उस मीटिंग में जैसे राहुल सर ने भी बहुत सारे मीटिंग ली है, विनायक सर ने ली है, आपने भी ली होगी। मीटिंग में कुछ नहीं होता है, आज सबका प्रेजेंट ही लिया जाता है, फिर सब लोग को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा शेड्यूल है, ये ओपनिंग सेरेमनी होगा, तुमको इतने बजे आना है, ऐसे ऐसे होगा, पैनल तुम लोग को कल सुबह बताया जाएगा, चाय पी लो और घर पे जाओ, आराम से खा के सो जाओ। ऐसे मैंने मीटिंग अटेंड किया, तभी मुझे और कुछ ज्यादा जानकारी उस मीटिंग में नहीं है। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होता है कि जस्ट कुछ रिसेंटली कुछ रूल्स बदले हो गए, तो शायद उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन मैं, ये तो मेरा खुद की सोच है, आप तीनों अनुभवी लोग हैं, उस मीटिंग के साथ ही अगर हर एक जजेस का एक छोटा सा इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, अगर टेक्निकल टीम अपने और या आप जैसे अनुभवी लोगों ने अगर लिया,
जैसे आपने तीनों ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो उससे आपको पता चलता है कि मेरा खुद का, गणेश देवरुखकर का कौन से मलखाम के प्रति ज्यादा अभ्यास है, रोप मलखाम अच्छे से अभ्यास है, और हैंगिंग है या पोल है। अभी विनायक सर बोलेंगे ऐसा नहीं, जज है तो सबका स्टडी अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसे होता है, तो उसके बारे में भी पता चल जाएगी। और क्या होता है कि उसकी योग्यता भी पता चलती है कि ये सुपीरियर जज के लिए एग्जैक्टली कौन सा जज अच्छे से हम लोग को उपयोगी है। और इसी को क्वेश्चन में पूछ के और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, शायद किशोरी सर को मेरा क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह से मुलाकात होना चाहिए क्या, हम लोग इस पे ही बात करते फिलहाल, उससे कुछ वो मलखाम में कुछ फायदा होगा सर? बिल्कुल होगा, इससे फायदा होगा, और इनको बताना भी चाहिए, परिचय होना चाहिए। परिचय होने के बाद यदि इनसे पूछा जाता है, और असल में मैं अपनी बताऊं कि मुझे रोप में बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूं, मैंने रोप ज्यादा देखा भी नहीं, करा भी नहीं और कराया भी नहीं, इसलिए मुझे भी रोप में बैठने में तकलीफ होती थी। कई लोग ऐसे हैं जो रोप में ही बैठना पसंद करते हैं। तो यदि ये चर्चाएं हो जाएं तो काफी अच्छा रहता है, उससे पता भी चल जाता है कि किसका रुख किसकी तरफ ज्यादा अच्छा है, और कोई किसका उपयोग हम लोग एज ए सुपीरियर जज किसका उपयोग कहां पर अच्छी तरह कर सकेंगे, ये होना भी चाहिए एक इंट्रोडक्शन के रूप में भी। और सुपीरियर जज जो है, सुपीरियर जज तो अनुभवी वाला ही बनेगा, ये तो सब सत्य है, और जो सीनियर होगा वही उसे ही सुपीरियर जज बनाया जाएगा। किसी एकदम नए सीखे हुए को तो बनाएंगे भी नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। तो सुपीरियर जज के हिसाब से भी हमारा टेक्निकल चेयरमैन जो भी रहेगा, कंपटीशन डायरेक्टर जो रहेगा, वो मिलकर तय कर ही लेते हैं कि सुपीरियर जज किसे बनाना है, और उस हिसाब से वो पूरा पैनल तैयार करके तैयारी कर ही लेते हैं। तो आपकी बात पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और ये होना सही बात है सर, मेरा यही आज पूछने का मेरा इंटेंशन था कि उससे क्या पैनल अच्छे से बैठता है और कंपटीशन में चर्चाएं कम होती है, और जो हम लोग को स्पीड चाहिए कंपटीशन में, वो स्पीड भी हम लोग को अच्छे से मिलता है। और कंपटीशन का जो हम लोग को एक टाइम में खत्म करना चाहिए, तो वो भी ठीक से होगा, ऐसे मानना है। तो शायद आप तीनों और दोनों को इसमें कुछ अलग रहा है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आज इसी माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूंगा कि इसके आगे वाले कंपटीशन में आप जैसे सीनियर जजेस या टेक्निकल टीम, छोटी सी मुलाकात, जैसे आपने खुद बोल दिया किशोरी सर की मेरी रोप मलखाम में थोड़ी सी रुचि कम थी या उसका थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, तो किसी ना किसी का तो होता ही रहेगा। क्योंकि क्या है, हम लोग हमारे क्लब में भी सिखाते वक्त गर्ल्स को ज्यादा सिखा रहे हैं कि बॉयज को सिखा रहे हैं, या सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे, या हम लोग उसके ठीक से हम लोग ने अनुभव मिला है क्या? नहीं तो ऐसा होता है कि सारे कंपटीशन में मुझे रोप मलखाम में ही बिठा रहे और सडनली कभी उठा के भेज दिया हैंगिंग मलखाम में, और शायद उस वक्त दिक्कत आ जाती है। विनायक सर, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आपकी राय? मैं किशोरी सर से सहमत हूं, वो 2010 के पहले ठीक था, लेकिन आज अगर आप जजेस का इंटरव्यू लेंगे और उनको पूछेंगे कि आपको किस एपरेटस में ज्यादा जानकारी है या आपको पहचान है, तो उसका गैर इस्तेमाल भी हो सकता है। आजकल मेरी ये सोच है, अगर आप जज है तो आपको तीनों एपरेटस आना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी सिलेक्टिव जजिंग चालू हो गया है कि मैं सिर्फ पोल पे बैठूंगा, मैं सिर्फ रोप पे बैठूंगा। ये जमाने की, यानी क्या बोलते हैं उसको, ये समय का तगाजा है कि ऐसे जरूरी नहीं कि आपको पोल पसंद है तो आपको पोल पे ही बैठना है, तो आपको रोप पे भी आपका नंबर आ गया तो आपको रोप पे भी बैठना पड़ेगा। ये 2010 के बाद होना जरूरी है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। क्योंकि आजकल जो प्रोफेशनलिज्म मैं अभी बताया पहले आपको, उसी हिसाब से आप देखेंगे तो जजेस को अगर आप पूछेंगे तो हर एक अपना अपना चॉइस अपने अपने हिसाब से बताएगा, और वो जरूरी नहीं। हर एक को, जब आप जज बनते हो तो आप सिर्फ पोल मलखाम के जज नहीं बनते, आप रोप मलखाम के जज नहीं बनते, आप तीनों एपरेटस के जज बनते हो। और अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो ही आपको बैठना है। मुझे ये 2010 तक तो ठीक था, किशोरी सर को मैं दोष या मैं मुझको दोष नहीं दूंगा, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। सिलेक्टिव नहीं, मैं तो कहता हूँ लॉटरी निकालो, जिसका नाम आएगा उसको। यू शुड बी कॉम्पिटेंट। आप जैसे खिलाड़ियों से उम्मीद करते हो, वैसे ही उम्मीद आज जजेस से हमें है कि आप परिपूर्ण हो। इतना ही मेरा कहना है। सही बात है सर।
मैं यही आप तीनों के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मुलाकात होनी चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि तीनों मलखाम में परिपूर्ण होना चाहिए। बहुत वक्त ऐसा होता है कि आज मैं भी इतने साल से मलखाम से जुड़ा हूँ, महिला मलखाम पोल मलखाम में, हंगी मलखाम में कम बैठते हैं, या फिर वो लोग उसमें बोलते कि नहीं हम लोग ने उसमें हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन यस, आज उसका आज मैं चेंजेस देख रहा हूँ। बहुत सारे कंपटीशन में महिला भी आज जजिंग के लिए बैठते वक्त मैं देखता हूं, और उसका आज अच्छा उदाहरण मलखाम आगे जाने के लिए अच्छा उदाहरण है कि आज मलखाम अच्छे से बढ़ रहा है। यस सर, अगले क्वेश्चन के लिए जाता हूं मैं। और ये अगला क्वेश्चन आज राजमाचिकर सर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, सबके क्वेश्चन का आंसर वही दे रहे हैं, लेकिन आज अभी उनको ही क्वेश्चन पूछता हूं। अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं सर आपको, बहुत अभ्यास करके आया हूं, बहुत ही स्टडी किया है। राजमाचिकर, आपको अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं नेशनल जज बन गया और मैं जजिंग के लिए नेशनल में गया, तो मैं नेशनल जज हूं, मतलब मैं एमएफआई का जज हूं, मैं मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया का जज हूं, लेकिन उधर बैठने के बाद भी एक टैग होता है मेरे पीछे, मैं महाराष्ट्र का हूं, ये तमिलनाडु का है, ये चेन्नई का है, ये दिल्ली का है, ये राजस्थान का है, और राहुल सर गुजरात का है, ये टैग होता है। तो ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर ये तो मेरी जस्ट सोच है, कर सकते हैं कि नहीं, और करने से क्या फायदा है, या क्या दुष्परिणाम भी है, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। कि समझो कि अपना अपने हमारे रूल्स में दिया है 1+4, 1 सुपीरियर प्लस 4 जजेस, और सब अलग अलग स्टेट्स के बैठे हुए हैं। और जब भी मेरी टीम आ गई, जैसे कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र की टीम आ गई, मैं उठ के निकल गया, वो जजिंग चलने वाली है, वो 1+3 के कैलकुलेशन से चलेगी, वहां पे सुपीरियर के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, और वो नियम में लिखा भी है, वो नियम के अनुसार सही भी है। जैसे महाराष्ट्र की टीम निकल गया, मैं आ गया, समझो कि गुजरात की टीम आ गई, तो गुजरात की टीम राहुल सर उठ के निकल गए, बाकी 4 जन ने जजिंग किया। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ये कर सकते हैं क्या, और ये करना उचित है क्या सर? राजमाचिकर सर। बिल्कुल, मेरी तो मैं पिछले 10 साल से इस विचार के पीछे बहुत सारी सोच मैंने रखी है। मैंने जब महाराष्ट्र में मैं टेक्निकल कमेटी में था, तब मैंने उसको पारित भी किया था। और ये जरूरी भी है कि आप अगर महाराष्ट्र से जजिंग कर रहे हो, तो महाराष्ट्र की टीम आएगी तो आपको जजिंग नहीं करना चाहिए। मलखाम कोड के अनुसार 5 जजेस होते हैं, उसमें से सिर्फ 4 जजेस के पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, चीफ जज के पॉइंट्स कंसिडर नहीं होते। लेकिन जब एक जज उसमें से अपने स्टेट का टीम आएगा, उठ जाएगा, तो बाकी 4 जजेस का पॉइंट्स कंसिडर करके वही पैनल महाराष्ट्र के जज को छोड़ के आगे चलना चाहिए। आप हर एक खेल में देखिए, अगर बैडमिंटन की मैच है, भारत विरुद्ध चाइना है, तो उसमें भारत या चाइना का एक भी खिलाड़ी जज ना लाइनमैन रहेगा, ना अंपायर रहेगा। हर एक खेल में न्यूट्रल अंपायरिंग आजकल जरूरी है, और इससे खिलाड़ियों में विश्वास बढ़ जाता है। जब भी ऐसा मैंने बहुत बार देखा है या महसूस किया है कि खिलाड़ियों को ज्यादा डर रहता है कि अभी महाराष्ट्र की टीम आ गई, महाराष्ट्र का रेफरी अगर कुछ ज्यादा जजेस मीटिंग में बात कर रहा है, तो उनको डर लगता है कि ये कहीं हमारे ऊपर अन्याय तो नहीं करेगा। इसलिए मेरी ये पहले से सोच है कि न्यूट्रल अंपायरिंग जरूरी है। जिस स्टेट की टीम पार्टिसिपेट करने के लिए आएगी, उसके स्टेट के जज को वहां पे नहीं बैठना चाहिए। और इसी बहाने, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी टीम होते हैं, जजेस को थोड़ी रेस्ट भी चाहिए, तो महाराष्ट्र के जज को आधा घंटे का रेस्ट भी मिल सकता है, और 4 जजेस का पैनल कंटिन्यू होगा। अगला टीम आएगा तो वो फिर से ज्वाइन कर सकता है। ऐसी मेरी पक्की सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें मुझे और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया आपकी बात सुनते सुनते। समझो कि सुपीरियर जज राहुल सर बैठे और राहुल सर की गुजरात की टीम आ गई और सुपीरियर सर को ही उठना पड़ा, तो वहां पे हम लोग किस तरह से नियोजन कर सकते हैं? विनायक सर या दोनों में से कोई भी? बिल्कुल मैंने उसके बारे में भी सोच करके रखा था। हमारे टेक्निकल कमेटी, महाराष्ट्र के टेक्निकल कमेटी ने उसे मान्यता भी दी थी कि जब भी जजेस पैनल डिक्लेयर करेंगे हम, तब सुपीरियर जज डिक्लेयर करेंगे, और नेक्स्ट सुपीरियर, यानी उसको क्या बोले, एडहॉक सुपीरियर जज भी डिक्लेयर करेंगे चारों में से। यानी जब सुपीरियर जज उठ जाएगा, तो वो चारों में से सीनियर कौन रहेगा, वो उस टीम के लिए चीफ जज के रूप में काम करेगा, और पैनल चलता जाएगा। बहुत बहुत सर, बहुत ही अच्छा सुझाव है। और मतलब मुझे ये सुन के शायद मुझे मेरे साथ और बहुत जन को ये क्वेश्चन आ सकता था, और उसका आंसर भी मिल गया, और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ भी चीज, नया चीज सोच लाने के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन, वो किस तरह से वर्क हो, उसके ऊपर भी आपके पास
आंसर होना चाहिए और वो आंसर आपने दिया है। राहुल सर, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है। जिस तरह से राजमाचिकर सर अलग अलग खेल के उदाहरण दे रहे हैं, आप तीनों ने भी अलग अलग खेल के उदाहरण दिए, तो जिस तरह से खेल बढ़ने के लिए हम लोग को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए ऑब्वियसली दूसरे खेल से तुलना की तो कुछ गलत नहीं है, कुछ दूसरे खेल से कुछ हम लोग सीखते हैं, क्योंकि आज जो मलखाम के रूल्स है वो जिम्नास्टिक से ही अडॉप्ट हुए हैं बहुत सारे। बाद में खेल अपना मलखाम खेल जिम्नास्टिक से अलग हो गया और बाद में धीरे धीरे वो स्वतंत्र खेल हो गया। तो मुझे क्रिकेट का उदाहरण देना है इसके बारे में। जिस तरह से क्रिकेट में, ये मैंने इससे पहले भी मेरे सेशन में पूछा था कि पहले टेस्ट मैचेस ज्यादा होती थी, बाद में फिर वनडेज ज्यादा होना चालू हो गया। अभी 2020 में लोग का ज्यादा रुचि है, क्योंकि आज देखा जाए कि उतना वक्त 5-5 दिन बैठने का अभी किसी के पास समय नहीं है। उसके पास देखा कि पूरा दिन बैठने का समय नहीं है, एक ही दिन में 2 या 3 मैच 2020 के देख लिए। इस तरह से अलग कुछ मलखाम में नियम में कुछ बदलाव, जिस तरह से मलखाम खेल की लोगों की रुचि बढ़े या मलखाम खेल बढ़ेगा, इंडिया लेवल में जाएगा तो लोगों को आकर्षित करे, इस तरह के कुछ बदलाव हम लोग, ये तीनों को भी क्वेश्चन है, कुछ बदलाव हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, जिससे खेल जिस तरह से रूल्स जो है वो गलत नहीं है, लेकिन खेल में कुछ बदलाव करने की जरूरत है क्या, खेल और तेजी से लोगों को लोकप्रिय हो जाए। राहुल सर। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मलखम के अंदर क्या है, अगर हमने सोचा भी था कई बार कि उसमें माउंट और डिस्माउंट और अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, उसकी अलग कंपटीशन होनी चाहिए। तो एक्रोबैटिक एलिमेंट अलग होना चाहिए, माउंट डिस्माउंट अलग होना चाहिए। तो इसी तरह से अलग अलग एपरेटस का अलग अलग ये माहौल बना के हम उसको कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। उसके हिसाब से उसको बच्चों को भी क्या है, उसके हिसाब से प्राइज भी अलग मिलना चाहिए। तो ऐसी सोच रखता था। तो लेकिन क्या है, हमारे यहाँ जो चेंजेस आता है ना इंडिया के अंदर और मलखम के अंदर स्पेशली, वो बहुत लेट होता है और चेंजेस लाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। एक सीधा साधा थोड़ा भी चेंजेस करता है तो इतना हंगामा हो जाता है कि पूछो ही मत। नहीं सर, वो हंगामा होना चाहिए, वो चलो ठीक है, चेंजेस होता है तो हंगामा होता है, जहां पे शोर है वहां पे ही विजय होता है, क्योंकि सब चीज के लिए। और राजमाजीकर सर, आपकी इस बारे में मैं राय जानना चाहूंगा। यस, इसके बारे में मैं बहुत सारी सोच मेरे मन में है। पहली मेरी सोच यह है कि तीनों मलखाम इकट्ठा करके क्यों आज तक चला रहे। पोल मलखाम की अलग टीम होनी चाहिए, जैसा एथलेटिक्स में होता है 100 मीटर्स अलग, 200 मीटर्स अलग। ऐसे जरूरी नहीं कि तीनों मलखाम एक साथ ही चले। एक खिलाड़ी सिर्फ पोल पे पार्टिसिपेट हो सकता है, एक खिलाड़ी रोप पे हो सकता है, 2 में हो सकता है, यानी हर एक एपरेटस की अलग अलग कंपटीशन। ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा, टीम स्पिरिट के लिए, पिरामिड के लिए हमने इतने अच्छे नियम बनाए हैं, उसको हमने महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन सांघिक यानी टीम स्पिरिट के लिए जो काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। उसका होना आज के इसमें युग में जरूरी है कि सारी टीम इकट्ठा होके, बच्चे, खिलाड़ी, लड़कियां, लड़के इकट्ठा होके मलखाम के लिए कुछ अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तीसरा, अभी जैसे राहुल सर ने बताया, मलखाम में इतने अच्छे माउंट्स है, इतने अच्छे डिस्माउंट्स है, इतने अच्छे एक्रोबैटिक एलिमेंट है या स्टेडी मूवमेंट्स है, तो इनकी अगर अलग अलग कंपटीशन करे, और जैसे डाइविंग में होता है कि आदमी एक ही डाइव लगाता है और 4-5 जजेस बैठ के उसको खुला जजिंग करके पॉइंट्स देते हैं, अगर ऐसा हम बेस्ट माउंट अगर एक कंपटीशन रखेंगे पोल मलखाम के, तो वो दर्शकों को भी आकर्षित कर लेगा। जैसे मैं तुरंत ही एक दूसरे खेल का उदाहरण दे रहा हूं कि कबड्डी हमने जो पुराना देखा था कि उनके पैर में फटा हुआ है, बनियान सब मट्टी पे खराब हुआ है, अभी प्रो कबड्डी आने के बाद कबड्डी का पूरा नक्शा ही बदल गया। वैसा नक्शा हम मलखाम में बदल सकते हैं। उसके लिए लोगों को क्या चाहिए और दर्शकों को उसको अट्रैक्ट कैसे हम कर सके, उसके बारे में बहुत बड़ी बहस या चर्चा होनी चाहिए और उसके अनुसार कोड ऑफ पॉइंट्स बनना चाहिए। और ये जो अलग अलग इवेंट है उसमें अलग अलग बच्चे, जिसका माउंट अच्छा है वो आएगा, सिर्फ माउंट करेगा और घर जाएगा, उसको बख्शिश मिलेगा। लेकिन हम लोगों को अच्छे अच्छे माउंट्स देखने के लिए मिलेंगे, दर्शक भी आकर्षित होंगे कि एक खिलाड़ी फ्रंट समरसॉल्ट कैच कर रहा है, दूसरा खिलाड़ी घोड़ा टेढ़ी लगा रहा है, तीसरा और कुछ कर रहा है। तो मलखाम को आकर्षित करने के लिए
कोशिश करना, जैसे कबड्डी ने आकर्षित कर लिया लोगों को, वैसा होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे मन में बहुत विचार है। अगर कोई हमसे चर्चा करना चाहता है तो मैं भी उनके साथ अलग अलग इवेंट के बारे में चर्चा कर सकता हूँ। सही बात है सर। आपने तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया राहुल सर। किशोरी सर, आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ आपके विचार या आपका अनुभव कुछ शेयर करना है, कुछ नियमों के बारे में? हाँ, या ये दोनों ने जो दोनों सरों ने जो बताया उसके बारे में आपकी क्या राय है? हूँ मैं इनसे दोनों से सहमत हूँ। एक कंपटीशन जिस तरह से आपकी पिरामिड कंपटीशन जो कराते हैं, पिरामिड कंपटीशन इसी तरह की एक प्रतियोगिता इसके अंदर की जा सकती, माउंट और डिसमाउंट की, माउंट और डिसमाउंट एक ही ग्रुप की, उसकी आराम से की जा सकती, कोई परेशानी नहीं है उसमें, और होना भी चाहिए। और एक सुझाव मेरा ये और था कि अब जैसे दो दो ग्रुप की कंपटीशन होती हैं, सब जूनियर 1, सब जूनियर 2 और सीनियर जूनियर, इसकी बनिस्बत 4 ग्रुप की अलग अलग कंपटीशन होना भी जरूरी है, क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा है। इसके कारण चारों ग्रुप की तो हमको जजेस को भी उससे सहूलियत मिलेगी, जजेस भी अच्छी तरह से बैठ सकेंगे और जितने बुलाए जा सकेंगे उतने आ सकेंगे, और जजिंग करने में भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरा एक सुझाव ये भी है कि यदि चारों ग्रुप की कंपटीशन 4 अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो तो सबसे बेहतर रहेगा, और सही बात है सर, ये काम कर सकते हैं। सही बात है, सही बात। तीनों ने भी अच्छा सुझाव दिया। और हाँ। अब हमारा जो मलखाम खेल इतना अच्छा है, जैसे कि बोलते ना, एक भरी भरी हुई थाली, इसमें क्या खाऊं या क्या नहीं खाऊं, कहाँ देखूं क्या देखूं, इस तरह से मलखाम हमारा खेल है। तो अगर हम लोग, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, माउंट अलग करवाया, डिस्माउंट अलग करवाया, जैसे बोला कि सिर्फ मुझे मिठाई खाने के लिए दे दिया, या मुझे सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए दिया, तो वो मैं अच्छे से टेस्ट ले लेके खा सकता हूँ। उसी तरह से मुझे सिर्फ डिमाउंट दिखाया या सिर्फ मुझे डिस्माउंट दिखाया या मुझे कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया, उसको कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन से, जैसे डाइविंग का उदाहरण राजमा जी का सर ने दिया। मैं खुद नेशनल खेला हूँ डाइविंग में, तो वहां पे एक डाइव लिख के देना पड़ता है कि ये डाइव है, उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी आप फिक्स करो, जजेस मार्क्स देते हैं, जजेस का मार्क्स प्लस डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को मिला के जो स्कोर आता है वो उसका स्कोर होता है। 3-4 माउंट कराओ। अभी तो राजमा जी सर ने तो खुला बोल दिया, मेरे पास तो बहुत विषय है, मैं तो किसी से भी चर्चा करने को तैयार हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप जैसे एक साथ आइए और अच्छे से कुछ इस बारे में सोचिए। आप को बताना चाहूंगा कि मैं विले पार्ले में बहुत साल से, 20 साल से, पार्ले महोत्सव, ये एक महोत्सव होता है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन होती है, उसमें मैं 20 साल से पार्ले मलखाम का आयोजन नियोजन कर रहा हूँ। और मेरे जो सर है, जिसके बारे में मैं पहले भी परिचय दिया था, मेरे सर महेश अटाले सर, उन्होंने ये अलग अलग प्रयोग किए हैं। मैंने इस तरह से कंपटीशन वहां पे रखी है, सिर्फ माउंट का कंपटीशन लिख के दो, माउंट करो, सी पार्ट है तो 0.60 प्लस उसका एग्जीक्यूशन का मार्क्स, और उसको जो टोटल मिलती है। इतना बच्चे लोग ने एंजॉय किया है ना, कुछ स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि डिस्माउंट बोले ना कि 90 मिनट्स के बाद डिस्माउंट करना, और फ्रेश में मस्त पे कि पानी का सिप लिया और गया, पाउडर लगा के और सिर्फ डिस्माउंट किया, वो डिस्माउंट देखने में मजा आता था। माउंट की कंपटीशन होती थी, सिर्फ 10 रंग की हम लोगों ने कंपटीशन रखी थी। हमारे पास अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन के मलखाम है, निराधार मलखाम है, उसकी हम लोगों ने कंपटीशन रखी थी। तो महेश सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसको आगे लेके जाने के लिए आप सभी लोग का सहयोग की जरूरत है, कि हम लोग मलखाम को, प्रेक्षक को और बाकी सबको मलखाम की तरफ आकर्षित करें। मेरे एक्चुअली क्वेश्चंस जो मैंने निकाले सब मैंने पूछ लिया है, लेकिन मेरे फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन तीनों को भी पूछना चाहता हूं। मेरे क्वेश्चन के अलावा फिर भी आपको कुछ अपने अनुभव या आपके कुछ विचार या कुछ भी हमारे जजेस को कुछ भी मैसेज देना है, तो आप तीनों में से कोई भी मैसेज दे सकते हैं या आपका अनुभव रख सकते हैं। मैं पहले राजमाची के सर को पूछता हूं, आपके पास कुछ विचार या कुछ अनुभव है जो मैंने पूछा नहीं, उसके अलावा कुछ बताना है हमारे पूरे प्रेक्षक को, मलखाम फैमिली को? मैं बहुत, यानी 30 साल से देख रहा हूं कि बहुत सारे कोचेस जो है, प्रशिक्षक है, वही मलखाम में जजेस है। अभी जमाना बदल गया है, लोग भी बहुत बढ़ रहे हैं, मलखाम में आ रहे हैं। उसीलिए मेरी ये सोच है कि जजेस की टीम ये कोचेस से अलग होनी चाहिए। जजेस और कोचेस एक साथ काम करेंगे या कोच ही जजिंग करेगा बच्चों का, तो उसमें बच्चों को भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है और रिजल्ट निकलने में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मेरी ये पक्की सोच है
कि जजेस की टीम अलग होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में। और दूसरा, मेरा फेडरेशन से या संबंधित राज्य संगठनों से ये निवेदन है कि आप हर 3 साल बाद जजेस की एग्जाम लेना शुरू करना चाहिए, ताकि जजेस का नॉलेज जो है वो अपडेट रहे। ऐसे बहुत सारे जजेस हैं कि जिनको आज मलखाम का वो पढ़ते नहीं है, कुछ पढ़ाई करते नहीं, और 3 साल बाद जजिंग को आते हैं और जजिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी डिस्कशंस हो जाती है। इसीलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जजेस को अपडेट, जैसे खिलाड़ी अपने आप अपडेट हो रहे हैं वैसे जजेस अपने आप अपडेट नहीं हो रहे, उनको अपडेट करना जरूरी है, वो करने का प्रयास करें। धन्यवाद। धन्यवाद विनायक सर, आपने तो बहुत ही लास्ट में बोलते हैं ना, लास्ट बॉल में सिक्सर मारते, उस तरह से आपने लास्ट बॉल में ही आपने अच्छा सजेशन और सुझाव दिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोगों को आज ये शायद ये चीज पे बारे में सोचते नहीं है, लेकिन अभी पॉसिबल है सर। मुझे आपके माध्यम से यही बोलना है कि ये पॉसिबल है, तभी शायद जजेस की संख्या कम थी या और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अभी जजेस की संख्या कम नहीं है। अभी हम लोग ये सब इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और ये इजीली पॉसिबल है। और दोनों में से किसी को कुछ सुझाव या कुछ मार्गदर्शन, कुछ मेरे से कुछ भूल चूक होगी तो माफी है, और शायद मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे रहेंगे और हम लोग इसी माध्यम से अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर के गणेशन ने इस सत्र की शुरुआत की थी, आप तीनों के बारे में उन्होंने परिचय करवाया था। तो डॉक्टर के गणेशन, आप ये पूरे सत्र में आपकी क्या राय है? आपको ये सत्र कैसे लगा, ये सेशन कैसे लगा, या आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है इस तीनों मान्यवर अतिथि को, तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, our judge. Thank you, our guest, for wonderful session. This not only this session good for me, it's good for all Malcolm lovers, because they are judge of Malcolm in more than 30 to 40 decades. They are most senior in judging. They have given their thoughts and views to us. We have to follow on that views, definitely, because when I was a player, Mr. Rajmachkar sir and Steve, our Stewart Savaji and our Ragul Jokshi sir, they are sitting to judging my set, and after I was sit along with them and judging my students and my kids, and here in future they are now also they are fit and ready to judge in our future Malcolm players also, because every अनुभव का person में we respect them always. Definitely we follow their thoughts and views, and this session was very good, because what is the main point of judging? How to come, how to enter, and how to exit on that panel, and all those things they are to discuss with in this Malcolm Kata session. Mein, the first of all, Mr. Kishori Sharan sir is there, because he was started judging in more than 40 decades, because he was the first player on Malcolm field also. So he know very well what is a Malcolm starter. Now what is Malcolm nowadays, what kind of things we are going to following. He knows very well, because from starting to now he is in the field of Malcolm. And another thing, Mr. Ragul Jakshi sir, he was a technical committee chairman, and he gained lot of experience in the competitions. So he know very well what kind of things we have to follow, what kind of things we want to neglect, and what things we want to develop to encouraging our Malcolm players like.
and Vinayak Rajmachkar sir. I never forget him because very strict and good-hearted person. I was player is sitting in the panel. That time I'm very nervous to play, do my set, and afterwards I was sitting on this panel. He is a superior judge. I am sitting over him. Yeah, I learned lot of from him. And now Mr. Ganesh Devukar and Paleshwar Vyamshala are given a good opportunity to introduce these legends. I'm really happy, and I'm always thankful to my friend and my brother, Mr. Ganesh Devukar, because this is a very good opportunity. One of person from South, I am also in that Malcolm Kata session, so I'm very happy and धन्यवाद.